लोगों का रिस्पांस था, इसीलिए संगठन ने पुनः इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। हम लगातार इस क्षेत्र की जनता से जीवन संपर्क रखते हैं, इस जनता से आत्मीय जुड़ाव है और इसी प्रेम की बदौलत तीसरी बार भी खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आपके दो कार्यकाल हो चुके हैं, तो आपको ऐसी कौन सी चुनौतियां नजर आती हैं जो इस विधानसभा में है और जिनको आप अगले कार्यकाल में पूरा करना चाहिए? देखिए, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था करना इसे मैं बड़ी चुनौती मानता था, आज भी मानता हूं, लेकिन लगभग 120 से अधिक गांवों में हमारी छिपानेर माइक्रो इरिगेशन और हंडिया बैराज परियोजना का काम चल रहा है। शेष बचे जो विधानसभा के गांव हैं, उनके लिए हमने मां रेवा सिंचाई परियोजना मां नर्मदा जी के तमखान घाट से उसकी डीपीआर तैयार कराई है, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी से अतिशीघ्र स्वीकृत कराकर और इस विधानसभा क्षेत्र के 100% गांवों तक सिंचाई सुविधा 2025 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य हमने रखा है। और जब 100% गांवों तक सिंचाई परियोजना पहुंच जाएगी, पेयजल के लिए मां नर्मदा जी की समूह पेयजल योजना के माध्यम से नलों से पानी गांव-गांव घर-घर तक पहुंचेगा, तब मैं मानूंगा कि पेयजल और सिंचाई में हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हंडिया बैराज सिंचाई परियोजना से लगभग 72 गांव, छिपानेर माइक्रो इरिगेशन परियोजना से लगभग 52 गांव, एक बड़ा डैम भी हम उधर आदिवासी क्षेत्र में रीचिखो में बना रहे हैं, जिससे 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। साथ ही साथ जो शेष बचे गांव है, कन्नौद और खातेगांव तहसील का मध्य क्षेत्र, उसके लिए हमने जो नई डीपीआर बनाई है, उससे स्वीकृत मिलने के बाद विधानसभा के सभी गांवों तक सिंचाई परियोजना हम पहुंचा पाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका विजन क्या है? जब आप नए खातेगांव की बात करते हैं तो नया खातेगांव क्या होगा? नया खातेगांव जिसमें यातायात की अच्छी सुविधा होगी। आपने देखा होगा कि अभी 4 लेन का काम चल रहा है, रेलवे परियोजना का काम भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। खातेगांव से जोड़ने वाला संदलपुर फाटे से लेकर बाड़ी बड़ेली, ये जो मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से को जोड़ने वाला हाईवे है, उसका भी वर्क ऑर्डर हो चुका है, अतिशीघ्र उसका भी निर्माण कार्य चालू होगा। जब रेल लाइन आ जाएगी, यातायात की कनेक्टिविटी इंदौर, भोपाल, नागपुर से अच्छे से हो जाएगी, तो यहाँ पर और रोजगार के अवसर जुटेंगे। नेमावर चूंकि हमारी धार्मिक एवं पर्यटन नगरी है, वहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, वहां की सुविधाओं के विकास के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है, खातेगांव चूंकि बड़ा नगर है, यहाँ पर कई शैक्षणिक इंस्टीट्यूट भी आए हैं, मेडिकल की भी सुविधा पहले से बेहतर हुई है, इसलिए आने वाले समय में यातायात के साधनों का विकास होने के पश्चात इस विधानसभा क्षेत्र को और विकास को ऊंचाई मिलेगी। रेलवे परियोजना की मैं बात करूंगा, ये क्षेत्र काफी समय से उस परियोजना का इंतजार कर रहा है, तो आप क्या बता पाएंगे कि कितने समय में पूरी होगी? आजादी के बाद इस क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी मांग थी कि हमें रेल लाइन की सौगात मिले। स्वर्गीय दीदी सुषमा स्वराज जी ने इंदौर बुधनी रेल लाइन को स्वीकृत कराया और इस वर्ष भी बजट में लगभग 524 करोड़ से अधिक की राशि उस परियोजना के विकास के लिए दी है। पुल पुलियाओं का निर्माण हो चुका है, जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। 2026 तक विधानसभा क्षेत्र से रेल लाइन होकर गुजरने लगेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस क्षेत्र में 38% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की, तो पिछले 10 सालों में आपने उनके लिए क्या काम किया है बताइए? देखिए, शिवराज जी की सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं चलाई है। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 बेटा बेटी जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं इंदौर और भोपाल के कॉलेज से, और उनकी पढ़ाई की पूरी फीस भरने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। यही वास्तव में एक नया भारत है कि आजादी के बाद उन वर्गों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जिन योजनाओं के कारण वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे। ये योजनाएं शिवराज जी की सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के भी हजारों लाखों लोगों को मिल रहा है। लाडली बहना जैसी योजना जिसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है, ये 1250 रुपए केवल एक राशि नहीं है, बल्कि उस गरीब परिवार को इस बात का संबल है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। चाहे निःशुल्क राशन वितरण योजना हो, संबल योजना के अंतर्गत मृत परिवार को 2 लाख और 4 लाख की आर्थिक सहायता का मामला हो, चाहे पेंशन योजना का लाभ हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से गरीब कन्या के विवाह का मामला हो, इन सब योजनाओं का लाभ समाज के इन कमजोर वर्ग के लोगों को ही मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि ये क्षेत्र है, क्षेत्र में ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है ना? अब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे क्योंकि खेती पे ज्यादा लोग निर्भर हैं, तो उसकी वजह से अब जो पर्यावरण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस वजह से खेती में आमदनी कम हो रही है, लागत ज्यादा हो रही है, तो लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो इन शहरों को तैयार करने के लिए, यहाँ पे रोजगार पैदा करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, शहरीकरण एक बड़ी समस्या है।
बहुत बड़ी तादाद में ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का शहरों की ओर पलायन होता है, लेकिन अगर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, अच्छा वातावरण हो, तो लोग गांव में ही अपने व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी जो छोटे व्यापारी हैं, जो फेरी वाले हैं, ऐसे हजारों लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से बिना ब्याज का लोन दिया गया, 10,000 से लेकर 50,000 रुपए की राशि। कोरोना के संकट के दौरान भी आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने जीवित रखा। आज जो किसान सम्मान निधि है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को अधिकांशता मिलती है, मध्य प्रदेश में 88 लाख किसान 12,000 रुपए प्रतिमाह की किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे हैं। इन सब पैसों के कारण ग्रामीण क्षेत्र में आज समृद्धि है। छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय फल फूल रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग जो है वो गांव गांव लग रहे हैं। चाहे ट्रैक्टर ट्राली का निर्माण हो, पानी के टैंकर का निर्माण हो, सीड ड्रिल का निर्माण हो, कृषि उपकरणों का निर्माण हो, रोजमर्रा की घरेलू सामग्री का निर्माण हो। हमारे यहाँ पर स्वयं सहायता समूह साबुन से लेकर वॉशिंग पाउडर तक का निर्माण कर रहा है, और भी कई सारी अगरबत्ती निर्माण की इकाइयां हमारे क्षेत्र में चल रही है, जिसके कारण आज इस वर्ग में खास करके महिलाओं में भी जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, उनके माध्यम से एक आर्थिक मजबूती हमारे क्षेत्र को देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मेरा एक सवाल है कि क्योंकि मैं मुख्यतः पर्यावरण पे काम करता हूँ, तो ये जो क्षेत्र है अभी जंगल से लगा हुआ एरिया है, और हम लोग काफी टाइम से खबरें पढ़ रहे हैं कि काफी इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, काफी ज्यादा जंगल काटे जा रहे हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है? जैसे अभी 39 लोगों को कोर्ट ने अभी बेल नहीं दी है, क्योंकि उनको गिरफ्तार किया गया। देखिए, जल जंगल जमीन की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। खास करके वो लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जंगल को बचाएं। अगर ये जंगल चले गए तो जंगली जीव कहाँ जाएंगे, पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए विभाग समय समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन आबादी के बढ़ते दबाव के कारण सरकार को भी वनाधिकार पट्टे वितरित करना पड़ते हैं। हमने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 के आसपास वनाधिकार के पट्टे पिछले 4 वर्षों में वितरित किए हैं। लेकिन जब तक सब लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक जंगल की कटाई रुकेगी नहीं। जंगल को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने हमारे क्षेत्र की लगभग 60 ग्राम पंचायतों में मुख्य मार्ग पर पौधारोपण का काम किया है, और आप कई ग्राम पंचायतों में जाकर स्वयं देख सकते हैं कि वो पौधे आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। हजारों वृक्ष हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में लगाए हैं। पर्यावरण बचाने की चिंता एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भी है। जैसे मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो और विरोधी पार्टियों का भी मैनिफेस्टो, उसमें पर्यावरण की कहीं बात नहीं होती, जलवायु परिवर्तन की कहीं बात नहीं होती। तो आपका अगर निजी तौर पर देखा जाए तो क्या विजन है इस क्षेत्र के प्रदूषण, पर्यावरण, क्योंकि खनन भी काफी मात्रा में, तो उसको लेकर आपका क्या विजन है? किस तरीके से इसको आप बेहतर बनाएंगे? देखिए, पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने नदियों के पुनर्जीवन के लिए भी काम किया है। 15-15 दिन का हमने पखवाड़ा चलाकर जो नदियां सूख चुकी हैं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए साफ सफाई और खनन करके उनकी जल कैपेसिटी को बढ़ाने का हमने काम किया है। बलराम तालाब मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बने हैं। छोटे छोटे किसानों ने अपने खेतों पर तालाब बनाए हैं। कुछ जगहों पर मछली पालन भी हो रहा है, सिंगाड़े की खेती भी हो रही है, और इस कारण मैं कह सकता हूं कि लोगों में भी जागरूकता आई है। लेकिन बढ़ती आबादी का दबाव जंगलों के विनाश का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है, उसके लगभग 20,000 के आसपास उपभोक्ता मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी है। प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना के कारण जलाऊ लकड़ी का जो दबाव जंगलों पर होता था वो बहुत कम हुआ है। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में भी घरों पर जाएंगे तो लोग उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पर, गैस पर खाना बना रहे हैं। बहुत बड़ी जलाऊ लकड़ी की बचत इस एक योजना के कारण भी हुई है। ये सरकारी आंकड़ा ही है कि गाँव में आज भी लोग चूल्हे पे ही खाना बना रहे हैं। पूरे भारत में केवल 40% लोग हैं जो प्राइमरी तौर पे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी को विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया है, उन्होंने गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात कही है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ भ्रांतियां भी रहती है गैस के उपयोग को लेकर। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी उतना सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। लेकिन आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया उसके कारण गांव गांव आज खुले में शौच मुक्त हुआ है। बड़ी संख्या में शौचालय बने हैं, लोग शौच करने के लिए शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। खाना खाने से पहले, शौचालय के बाद हाथ धो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की एक अपील का इतना बड़ा असर देशवासियों पर चला है। आज आप गांव गांव जाइए, आपको कचरे के बॉक्स बने हुए मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतों में गीला सूखा कचरा संग्रहण किया जा रहा है, कचरे से खाद बनाई जा रही है। हमारी नगर पंचायतों में, कन्नौज में, खातेगांव में कचरे से खाद निर्माण का काम भी चल रहा है। कुल मिलाकर देश में एक जागृति तो आई है। लेकिन आज अगर
ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है तो वो परंपरागत रूप से लोग खाना बना रहे हैं, लेकिन अधिकांश घरों में मैं खुद भी जाता हूँ, लोग गैस पर भी काम करने लगे हैं। महिलाएं भी जो आज नई बहुएं घरों में आती है वो गैस पर खाना बनाना बहुत आसान समझती है, सुविधाजनक समझती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में भी चूंकि अब घर पर ही गैस की टंकी उपलब्ध हो रही है, उसको भरवाने के लिए, रिफिलिंग कराने के लिए सेंटर पर नहीं जाना पड़ता। तो ये आसान जो मोदी सरकार ने गैस की उपलब्धता को किया है, उसके कारण लोगों ने गैस पर खाना बनाने पर, गैस में चौके का काम करने में सुविधा उनको होने लगी है। क्योंकि ये किसान आधारित एरिया है, किसान यहाँ पे ज्यादा है और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैसों के दाम बढ़े हैं, जो कि खाद बीज हैं उनके दाम बढ़े हैं, तो और उनकी आमदनी कम हुई है क्योंकि फसल मौसम जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। तो इसको लेकर आपके पास कोई योजना है कि उसको किस तरीके से उनको जागरूक किया जाए कि वो मौसम को ध्यान में रख के अपनी फसल बोए, क्या बोना है क्या नहीं बोना है, इसको लेकर आपकी कोई बात हुई है ऊपरी लेवल पर? देखिए, आवाज उठाइए। मोदी जी और शिवराज जी की सरकार ने खेती को आसान करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। मृदा परीक्षण केंद्र खोले हैं, आपकी मिट्टी के में कौन कौन से तत्व किस मात्रा में है, उस आधार पर आप कौन सी फसल पैदा कर सकते हैं इसकी जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ मौसम का पूर्वानुमान भी आजकल लगने लगा है। सोयाबीन जो हमारे यहाँ की मेन क्रॉप है, पिछले 5-6 वर्षों से खराब होती है, उसमें कीट लग जाता है। इस बार अवर्षा होने के कारण भी बड़े पैमाने पर सोयाबीन की फसल खराब हुई है। जब किसानों की फसल खराब होती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो सरकार मदद के लिए खड़ी होती है। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान खेतों पे काम करता था, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी तो उसको कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन आज अगर किसान का खेती का काम करते हुए दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए मध्य प्रदेश की सरकार उसको देती है। किसान को जो खेती करने के लिए प्राइमरी आवश्यकताएं थी, बिजली, पहले उसको ट्रांसफार्मर के लिए 5-5 दिन लाइन लगाना पड़ती थी। जनरेटर और डीजल इंजन से संपन्न किसान खेती करते थे। आज किसान के खेत तक 10 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली में सरकार उसको सब्सिडी दे रही है, डीएपी यूरिया में सब्सिडी दे रही है। जिन किसानों के खेत पर बिजली नहीं है, वहां सोलर पंप लगाकर भी 50% अनुदान देकर सरकार सिंचाई की सुविधा जुटाने का काम कर रही है। किसानों के खेत तक नहरों के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कर रही है। जो किसान नर्मदा जी से अपनी पाइपलाइन ले जाना चाहता है, उनको लोन मिलता है, सरकार उसमें भी सब्सिडी देती है। कुल मिलाकर किसान की खेती के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का काम ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाकर शिवराज जी की सरकार ने किया है। किसान ने कहा मूंग खरीदो तो सरकार ने मूंग खरीदा, चना खरीदो तो सरकार ने चना खरीदा। गेहूं का उपार्जन सरकार कर ही रही है। और इस बार बहुत सारे किसानों ने हमारे यहाँ रायडा की फसल पैदा करके उसका भी उत्पादन किया था। किसानों ने मांग की कि रायडा भी खरीदा जाए, तो शिवराज जी की सरकार ने रायडा भी खरीदा। इतनी संवेदनशील सरकार, किसान हितैषी सरकार पूरे भारत में कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। दूसरी चीज है कि वनोपज में भी काफी ज्यादा कमी आ रही है, क्योंकि ट्राइबल्स हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं ज्यादातर। तो जैसे तेंदुपत्ता हो गया, महुआ हो गया, इसमें काफी ज्यादा कमी आ रही है। तो उसको लेकर कोई योजना है या फिर कोई काम किया गया? हमारे यहाँ पर वन समितियां बनी हुई है, अश्वगंधा का उत्पादन करती है, चारोली का संग्रहण करती है, आंवले का संग्रहण करती है, पलाश के पत्ते से दोने बनाकर उसको बिक्री का काम करती है। और इस माध्यम से वनोपज का संग्रहण, तेंदुपत्ता हो, तेंदुपत्ता हितग्राहियों के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले को, जो कि भीषण गर्मी में तेंदुपत्ते का संग्रहण करता है, उसकी प्रति गड्डी मानक बोरे की दर हमारी सरकार ने बढ़ाई, बोनस हमने दिया। और तेंदुपत्ता तोड़ने वाले के लिए चरण पादुका, साड़ी, पानी की बाटल और छाता देने का काम भी किसी सरकार ने किया तो शिवराज जी की सरकार ने किया। पूरे भारत में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले की भी चिंता किसी सरकार ने की है तो भाजपा की सरकार ने। मेरा आखिरी सवाल है कि खातेगांव कन्नौज की जनता अगर इस बार आशीष शर्मा को चुनती है तो वो क्या 5 कारण होंगे जिनकी वजह से आपको चुनना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने कभी भी एक नेता के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं किया, एक विधायक के रूप में काम नहीं किया, परिवार के सदस्य के रूप में काम किया। परिवार के हर सुख दुख में जो परिवार का सदस्य खड़ा रहता है, इस भावना के साथ काम किया, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के काम किया। जो व्यक्ति हमारे तक काम के लिए आया, हमने उसकी हर संभव मदद और सेवा करने का काम किया। विकास के मामले में चाहे सड़कों का निर्माण हो, पुल पुलियाओं का निर्माण हो, चाहे चिकित्सालय की सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, चाहे सिंचाई परियोजनाएं लाने का मामला हो, बिजली के ग्रिड बनाकर वोल्टेज की समस्या का निदान करने का मामला हो, बड़ी बड़ी जो टैक्स सोसाइटियां हैं उनको छोटा करके 8 नई सोसाइटियां विधानसभा क्षेत्र में बनाने का काम हो, चाहे नर्मदा जी के समस्त घाटों पर पक्के घाट निर्माण का मामला हो, चाहे नर्मदा जी का क्षेत्र जहां पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में शवदाह होते हैं, वहां पर गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना का काम हो,
चाहे सीएम राइज स्कूल खुलाने का मामला हो, चाहे पशुओं की चिकित्सा के लिए 1962 एम्बुलेंस लाने का मामला हो, जननी एक्सप्रेस या 108 एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का मामला हो, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाने का अपग्रेडेशन कराने का मामला हो, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीजी के कोर्सेज चालू कराने का मामला हो, हमने सब क्षेत्रों में अतुलनीय काम किया है और ये काम जनता को दिखता है। इसलिए कोई भी भ्रम फैलाने का काम, झूठ परोसने का काम, लांछित करने का काम, कलंक लगाने का काम विपक्ष करता है, तो जब जब करता है तब तब खातेगांव की जनता जोरदार जवाब उनको देती है और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाती है। विपक्ष की बात कर लेते हैं। आप बोलेंगे कि विपक्ष पे कोई सवाल नहीं किया, तो दीपक जोशी को इस बार टिकट दिया गया। तो दूसरा उनका ये कहना है कि भाजपा बोलती तो बहुत कुछ है, वादे भी बहुत कुछ करती है, लोग भाषण भी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जमीन पे काम नहीं। तो इसका क्या कहना है? दीपक जी सरकार में विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सरकार के हर शक्ति का लाभ उनको मिला है और वो शक्ति का उपयोग करके अपने क्षेत्रों का बहुत चहुमुखी विकास कर सकते थे। उनको ये कहना चाहिए कि जब 2018 में चुनाव हुए तब जो उनकी जन्मभूमि है हाटपिपलिया, वहां की जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया। आज चूंकि वो कांग्रेस में है तो स्वाभाविक तौर पर उन सब चीजों का विरोध करेंगे जो वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, उसके द्वारा किए गए विकास कार्यों का लाभ आज समाज के हर वर्गों को मिल रहा है। मुझे तो ये कहना है कि नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए और कश्ती ने रुख पलटा तो किनारे बदल गए। पहले उनकी नाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही थी, आज उनकी नाव अब कांग्रेस से होते हुए कहां पहुंचे ये भविष्य बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है और उसी की बदौलत पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा नाम विश्वास का है। मीडिया कुछ भी चर्चा करे, लेकिन गांव की चौपाल पर बैठा हुआ 80 साल का बुजुर्ग जिसे तीर्थ दर्शन योजना का लाभ मिला है, जिसको किसान सम्मान निधि मिल रही है, जिसके घर निःशुल्क राशन आ रहा है, जिसकी बेटी का कन्यादान सरकार ने किया है, जिसकी झोपड़ी की जगह पक्का मकान भाजपा की सरकार ने दिया है, जो आज लोटा लेकर खुले में शौच करने नहीं जाता, जिसके घर शौचालय सरकार ने दिया है, वो जब निर्धारण करता है अपने वोट का तब उसे भारतीय जनता पार्टी ही दिखती है, कमल का फूल ही दिखता है। इसलिए भाजपा जीतती है। 2018 में जो झूठा वचन पत्र और भ्रम फैलाने का काम किसान ने किया था, इस बार जनता समझ चुकी है। जाति आधार पर समाज को बांटना और ऐसे वचन जनता के सामने प्रस्तुत करना जो करना संभव नहीं है। अगर कांग्रेस ने वचन पत्र दिया था तो 15 माह बहुत बड़ा कार्यकाल है। यदि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो कमलनाथ जी को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराकर बीजेपी के नेताओं पर मुकदमे दर्ज करना थे, उन पर जांच बिठानी थी। लेकिन मुख के जवानी जमा खर्चे से कुछ नहीं चलता। उनको जब समय मिला था तब उन्होंने उन वचनों का पालन करने के लिए कुछ नहीं किया। जो वचन भंग करता है उसका एक ही अपराध होता है कि जनता उसको सत्ता से उतार देती है। जनता के द्वारा चुने गए उनके ही विधायक और मंत्रियों ने उस सरकार को उखाड़ फेंका जिसने वचन भंग का अपराध किया था, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तब पुनः प्रचंड मतों के साथ जनता ने उनको जिताया। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस को जनता ने भी नकार दिया, उसके नेताओं ने भी नकार दिया, और इस बार तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। मालवा निमाड़ से लेकर बुंदेलखंड बघेलखंड तक सब दूर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आपको लग रहा है इस विधानसभा में चुनाव एक शर्त? देखिए, मैं चुनाव को चुनौती मानता हूं, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती नहीं मानता। जो व्यक्ति, जनता जब आकलन करती है तब ये देखती है कि उसका जनप्रतिनिधि उसके किन किन कामों में आया, उसके जनप्रतिनिधि ने शासन की किन किन योजनाओं का लाभ दिलाया। उसके जनप्रतिनिधि से मिलना मुश्किल तो नहीं है, उसको फोन लगाने पर हमें किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता। वो हमारे हर काम के समय उपलब्ध रहता है कि नहीं। इसलिए जो 12 महीने काम करता है वो एक दिन का कोई आया हुआ व्यक्ति उस प्रेम का मुकाबला नहीं कर सकता। जो जीवन भर का साथ रहता है वो जीवन भर का ही साथ रहता है। कुछ समय के लिए तो कोई भी आता है और चला जाता है, लेकिन जो हमेशा उनके बीच आता जाता है उस पर ही जनता का विश्वास रहता है और वही जीत का कारण भी बनता है। आप सब सहमत हैं इस बात से?